Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 25th February 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. It is about the Russian aggression on Ukraine. Well, पूरी दुनिया इस चीज़ से सरप्राइज्ड है that Russia decided to launch an invasion of Ukraine. So अगर हम क्विकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड कवर करें तो 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया एंड जिसके बाद इवन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनकी रिमूवल हुई एंड दिस वाज द मेजर मिलिट्री फ्लेयर अप बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन. एंड ये जो रशिया ने क्रीमिया की जो एनेक्सेशन की थी इसकी वजह से रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस भी लगाई गई थी. एंड राइट नाउ अगर हम बात करें तो रशिया इज स्टिल इन ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया एंड 2014 के बाद उनकी जो मेजर जो एक्टिविटीज़ थी दे वर फोकसिंग ऑन फॉर्मेंटिंग दी सेपरेटिस्ट इन द ईस्टर्न यूक्रेन. जो डोनबास वाला एरिया है वहाँ पे कम्प्लीटली रशिया ने फोकस किया हुआ था. एंड ये पूरा का पूरा इशू फ्लेम अप होता है जब 2021 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूएस को अपील की दैट दे शुड लेट यूक्रेन जॉइन नेटो. एंड जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के अराउंड अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था. एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट रशिया वाज डिमांडिंग नेटो टू गिव अप इट्स मिलिट्री एक्शन इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूक्रेन. एंड जिसके बाद इवन रशियन साइबर अटैक होता है ऑन द यूक्रेन गवर्नमेंट्स वेबसाइट. सो वी सॉ लॉट ऑफ बर्निंग इशूज़ विच आर गोइंग ऑन इन द लास्ट ईयर. एंड रिसेंटली रशिया ने जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो सेल्फ डिक्लेयर्ड एरियाज़ हैं डोनेस्क एंड लोहांस्क उनको रिकग्नाइज किया फ्रॉम द रीजन ऑफ डॉनबास. एंड आफ्टर दैट द रशिया हैज़ सेंट देयर ट्रूप्स टू दीज टेरिटरीज. एंड फाइनली अब रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दी है यूक्रेन के अंदर. नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो करंटली जो क्राइसिस चल रहा था, दैट वाज ऑल अराउंड द नेटो. नेटो इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ ग्रुप ऑफ 30 कंट्रीज़ जिसके अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ हैं. So Ukraine basically wanted to join this group, and for which even they requested US, and which is basically the arch rival of Russia. And even NATO was open to make Ukraine its member, and this basically made Russia upset. क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने एंड जिसके जो नेटो है उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो रशिया के आसपास और स्ट्रॉन्ग होते जाएं. क्योंकि जैसे ही कोई कंट्री नेटो का मेंबर कंट्री बनता है तो साथ ही में दैट कंट्री बिकम्स एलिजिबल फॉर द कलेक्टिव सपोर्ट बाय ऑल द मेंबर. अगर उस कंट्री के अंदर कोई भी एक्सटर्नल अटैक होता है तो जितने भी नेटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दे विल कम इन सपोर्ट फॉर दैट कंट्री. एंड यूक्रेन हैज़ कॉन्स्टेंटली फियर्ड द अटैक बाय रशिया क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने क्रीमिया में एनेक्सेशन की थी. एंड ये जो नेटो का जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का, इट इज़ बेसिकली कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक किया जाएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक अगेंस्ट ऑल. एंड ये जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का ये से आर्टिकल 5 जो वॉशिंगटन ट्रीटी था उसके अंदर इसको इंश्राइन किया गया था. नाउ यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस चार्टर की बात करें तो उसकी वायलेशन हुई है. नाउ देर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर. ये एक फाउंडेशन प्रिंसिपल है इन द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर कि जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसके अंदर कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा. एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल 2 के अंदर जो क्लॉज 4 है उसके अंदर इस प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है ताकि जो भी स्टेट्स हैं दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी फोर्स और थ्रेट अगेंस्ट अ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अ पोलिटिकल इंडिपेंडेंट स्टेट. सो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है इट इज़ डेफिनेटली वायलेटिव ऑफ दिस नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल एंड देयरफॉर इट कॉल्स फॉर एग्रेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉज. नाउ ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 3314 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दे डिफाइन एग्रेशन एज द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज बाय अ स्टेट अगेंस्ट सॉवरन एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अ पोलिटिकली इंडिपेंडेंट स्टेट.
ना इसके अंदर इवन बेलारूस को भी रिस्पॉन्सिबल हम कर सकते हैं, बिकॉज इस प्रोविज़न में अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री की टेरिटरी को यूज़ करता है फॉर एन एग्रेशन अगेंस्ट द थर्ड कंट्री, इवन इट क्वालिफाइज एज एन एक्ट अगेंस्ट द एग्रेशन. सो दिस एग्रेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल क्राइम. सो रशिया की जो डिज़ायर थी टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ द नेटो, इट वॉज द प्राइम रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन. And even this is violating Ukraine's political independence, because Ukraine is a sovereign nation and Ukraine is free to decide कि उन्हें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, किसे नहीं करना, एंड उसको उसके अगेंस्ट रशिया का फोर्स डिक्लेयर करना, दिस इज़ वायलेटिव ऑफ इवन द यूक्रेन्स पोलिटिकल इंडिपेंडेंस. And similarly, because Russia has used the force, so Russia has even violated Article 2 and Clause 3, जिसके अंदर अगर states के बीच में कोई dispute आता भी है तो they need to resolve it by the peaceful manner and without a threat to the international peace and security. Now अगर हम यूक्रेन की बात करें, so यूक्रेन has the right of self defense under the international laws. अगर हम यूनाइटेड नेशन का चार्टर देखें, so under Article 51 it authorizes states to resort to individual or the collective self defense until the Security Council is taking steps to ensure the international peace and security. Now यहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है. Now for United Nations Security Council to arrive at a decision, it is slightly implausible because Russia is a permanent member and Russia has veto power as well. Now Ukraine के पास एक और right है, they can request assistance from any other state in the form of military assistance, supply of weapons etc. International law इसे support करता है. एंड रशिया हैज़ क्लेम दैट इट इज़ एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. तो ये क्लेम थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज देयर हैज़ बीन नो यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट्स अगेंस्ट रशिया बाय यूक्रेन. तो रशिया का ये कहना कि दे आर एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, दिस इज़ स्लाइटली क्वेश्चनेबल. एंड इसे लेकर रशिया ये क्लेम कर रहा है दैट यूक्रेन मे एक्वायर न्यूक्लियर वेपन विद द हेल्प ऑफ द वेस्टर्न अलाइज, सो दे आर एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस फॉर दैट. वेल इसे लेकर भी अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखें, सो इन द लीगैलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन केस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है जस्ट द मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट. तो अगर इवन इफ़ यूक्रेन इसको न्यूक्लियर वेपन मिलने वाले थे या फिर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन है, इवन देन ये कोई ग्राउंड नहीं बनता जिसके अंदर जो रशिया है वो अपने सेल्फ डिफेंस को इन्वोक करते हुए इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया है. सो ये भी यहाँ से जस्टिफाई नहीं होता. एंड ये जो कहा गया कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन सकता है जिसकी वजह से रशिया ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया, तो ये भी कहीं से भी थ्रेट ऑफ एग्रेशन नहीं आता, एंड इसको लेकर भी रशिया सेल्फ डिफेंस इन्वोक नहीं कर सकता. एंड इवन जो एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस होता है रशिया उससे भी इन्वोक नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए वी हैव अ कैरोलिन टेस्ट. सो इट बेसिकली रिक्वायर्स कि सेल्फ डिफेंस की जो नेसेसिटी थी इट वाज इंस्टेंट, ओवरवेलमिंग, और किसी भी तरह का और चॉइस नहीं था, एंड देयर वाज इवन नो मोमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ डेलिबरेशन. तो रशिया इवन इसको भी इन्वोक नहीं कर सकता. दिस इज़ नॉट द केस विद रशिया एट ऑल. सो नाउ एज रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन, इसकी वजह से अगर हम वेस्ट का रिएक्शन देखें, सो वेस्ट इज़ डेफिनेटली टारगेटिंग रशियाज इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल्स. यूरोपियन यूनियन ने रशिया का जो एक्सेस है टू द कैपिटल मार्केट्स इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. दे हैव कट ऑफ द रशियाज इंडस्ट्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पे 351 MPs जिन्होंने रशिया ने जो रिकग्नाइज़ किया था डॉनबास एरिया को, उनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी हैं. इवन जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की जो अप्रूवल है उसे हॉल्ट कर दिया है. इट वाज अ मेजर इन्वेस्टमेंट डन बाय रशिया एंड यूरोपियन कंपनीज, तो इसे जर्मनी ने कम्प्लीटली हॉल्ट कर दिया है. यूएस ने भी रशियन गवर्नमेंट के साथ कट ऑफ कर दिया है. इवन फ्रॉम द वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूएस ने कट ऑफ कर दिया है. यूके सेइंग कि रशिया के जो मेजर बैंक्स हैं दे हैव टू फ्रीज देयर एसेट्स. अलॉन्ग विद दिस रशिया की जो नेशनल एयरलाइन है एरोफ्लोट उसे बैन कर दिया गया है टू लैंड इन यूके. एंड वी ऑल्सो हैव 3 बाल्टिक स्टेट्स. उन्होंने भी कहा है, बाल्टिक स्टेट्स में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आ जाते हैं. Even they have called the whole international community to disconnect with Russia's banking system, from the international SWIFT payment system. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एंडोसल्फान से रिलेटेड है.
नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए जीएस पेपर 2 परस्पेक्टिव से ये इशू इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये पूरा इशू न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज केरला में जनवरी 2019 में कैश्यू प्लांटेशंस के ऊपर इस एंडोसल्फाइन पेस्टिसाइड को एयरली स्प्रे किया गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास जो एडजॉइनिंग हैबिटेट्स हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे थे दे वर एक्सपोज टू दिस एंडोसल्फान एंड दे बिकेम द विक्टिम ऑफ दिस। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था दैट दे नीड टू डिस्पर्स द कंपनसेशन टू ऑल द अफेक्टेड पीपल विद इन 3 months। एंड इसी इशू को लेकर इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दी गई थी बेसिकली टू कंटेम्प्ट एन एक्शन अगेंस्ट केरला फॉर नॉट डिस्पर्सिंग 5 lakh rupees एज अ कंपनसेशन फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द एंडोसल्फाइन पेस्टिसाइड एक्सपोजर। एंड रिगार्डिंग दिस इशू सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है फॉर द कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम्स हु वर एक्सपोज टू द एंडोसल्फान पेस्टिसाइड। तो यहाँ से एंडोसल्फान इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एंडोसल्फान। तो ये एक पेस्टिसाइड है, सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका जो कलर है दैट इज़ फ्रॉम क्रीम टू ब्राउनिश एंड देखने में इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड फ्लेक्स। एंड अगर एंडोसल्फान को स्मेल किया जाए तो इट स्मेल्स लाइक टर्पेंटाइन बट इट डज नॉट बर्न। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल। एक केमिकल के 2 डिफरेंट फॉर्म्स का ये मिक्सचर है जिसे यूजुअली रेफर किया जाता है एज अल्फा एंड बीटा एंडोसल्फान। सो ये एक सेम केमिकल के 2 डिफरेंट फॉर्म्स का ये एक मिक्सचर है। नाउ अगर हम इसके यूजेस की बात करें, नाउ एज इट इज़ अ पेस्टिसाइड, तो इसे हमारे जो फूड और नॉन फूड क्रॉप्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद दिस इसे एज अ वुड प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है। सो इट कैन बी रिलीज्ड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। जहाँ पे भी इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है उस एरिया में इसको अप्लाई कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्टिसाइड। नाउ अगर हम इसके हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो दैट इज़ द मेन कंसर्न ओवर हियर, जिसकी वजह से ये इशू रेज हुआ है। नाउ इस केमिकल की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी इंड्यूस हो सकती है एंड अगर हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो वो डिले हो जाती है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, पॉइजनिंग हो सकती है एंड न्यू बॉर्न्स के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एंड बेसिकली इट हैज़ इल इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ। देयरफॉर एंडोसल्फान पेस्टिसाइड को बैन किया गया था इंडिया के अंदर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान की प्रोडक्शन और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बैन कर दिया था। इससे पहले इसे बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता था इनटू सर्टेन क्रॉप्स लाइक कॉटन, टी, पेडी, फ्रूट्स। इन सब में इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए एंडोसल्फान को काफ़ी विविडली यूज़ किया जाता था, लेकिन क्योंकि इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत डेंजरस हैं देयरफॉर इन 2011 सुप्रीम कोर्ट बैंड द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ एंडोसल्फान इन इंडिया। इसके अलावा एंडोसल्फान से रिलेटेड हमें ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान को बैन कर दिया। जो एंडोसल्फान था जो पुराने जो गोडाउन्स थे वहाँ पे तो प्रेजेंट था ना। इट वाज अ थ्रेट कि जो ओल्ड गोडाउन्स हैं वहाँ से एंडोसल्फान को लीक किया जा सकता है। देयरफॉर इन 2012 एक ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग आया जिसके अंदर जो एंडोसल्फान का जो स्टॉक था उसे ओल्ड गोडाउन से ट्रांसफ़र किया गया इनटू द न्यू गोडाउन्स थ्रू दिस स्कीम विच वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग। एंड इसका मेन एम यही था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रिस्टोर किया जाए और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हम उसे मेंटेन कर सकें। सो इवन द ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंडोसल्फान। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से रिलेटेड है। वेल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट और इससे लेकर वो कौन सा इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया है। नाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर करना होगा। वेल लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था विच वॉज बेसिकली टू डिसॉल्व 8 ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया एंड उस ऑर्डिनेंस को ही रिप्लेस करते हुए हमारे पास ये एक्ट आया है विच इज़ ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021।
ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे बेसिकली फंक्शन एज अ एपेलेट बॉडी। कुछ स्टेट्यूट्स के अंदर, कुछ एक्ट्स के अंदर जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको डील करने के लिए इन ट्रिब्यूनल्स को पावर दी गई थी। नाउ इन ट्रिब्यूनल्स को डिसॉल्व करके इनके जो फंक्शंस हैं उन्हें या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमारे 8 ट्रिब्यूनल्स में कुछ एक्ट्स हैं जिनके अंदर इन ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। अगर हम द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की बात करें तो इसके अंडर जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उसको डील करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल था। इसे डिसॉल्व कर दिया जाए और इसकी जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास चली जाए। सिमिलरली द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, इसको लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड बनाया गया था। इसे डिसॉल्व करें और इसकी पावर हाई कोर्ट के पास जाए। सो वी हैव टोटल 8 ट्रिब्यूनल्स लाइक दैट जिनको डिसॉल्व करके उनके जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट को ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। ना इस डेजोल्यूशन के पीछे अगर हम रीज़न देखें, सो वी हैव सर्टेन ट्रिब्यूनल्स जो कि कुछ सेक्टर्स के अंदर हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग इन दैट वे कि वो फास्ट जस्टिस डिलीवरी कर सकें। एंड लास्ट 3 years का जो डाटा है उसे एनालाइज किया जाए तो वो भी यही शो करता है कि ट्रिब्यूनल्स कुछ सेक्टर्स में कोई बड़ा डिफरेंस मार्क नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डिलीवरिंग जस्टिस एज दे आर सपोज टू, एंड रादर दे आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस टू द एक्सचेकर। एंड इस इशू को लेकर 2015 से ही जो फंक्शंस ट्रिब्यूनल्स को दिए गए थे उनको रैशनलाइज करने की शुरुआत की गई थी। एंड इसे लेकर इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसकंटेंटमेंट शो किया था ओवर द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन आवर कंट्री। एंड उन्होंने कहा था ट्रिब्यूनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड दे आर बेसिकली अंडर स्टाफ्ड। एंड रिसेंटली भी हमने इसकी बात की थी कि इंडिया के अंदर ट्रिब्यूनल्स दे आर बेसिकली अंडर स्टाफ्ड। एंड इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था कि जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ का इशू है। एंड इंडिया में अभी फ़िलहाल वी हैव 16 ट्रिब्यूनल्स लाइक NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस एपेलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एंड इन सभी में वी सी कि वैकेंसीज़ वहाँ पे हैं एंड जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। नाउ अगर हम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के मेजर हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का उसमें अमेंडमेंट की गई है। बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2017 को मर्ज किया गया था विद ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन देयर डोमेन। एंड इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी दैट दे कैन नोटिफाई रूल्स ऑन द कॉम्पोजिशन of the search cum selection committees, about the qualification of tribunal members, their terms and conditions of services, जिसके अंदर removal, salary, ये सब include होगा। तो ये जो एक्ट आया है इसके अंदर इन प्रोविजंस को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2017। और जो प्रोविजन है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी एंड द टर्म ऑफ ऑफिस इसे इसमें इंक्लूड किया गया है। रेस्ट जो प्रोविजंस हैं दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2017। जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ हैं इसके अंदर जो चेयरपर्सन हैं या फिर जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। एंड जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी अपनी खुद की सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ होंगी एंड सिमिलरली जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो बेसिकली जो सिलेक्शन कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं उसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड 3 months जैसे ही रिकमेंडेशंस आती हैं कमिटी से 3 months के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन देना होगा। नाउ यहाँ पे जो एक्ट है इसके अंदर ट्रिब्यूनल मेंबर्स का जो टर्म है उससे डिफाइन किया गया है। बेसिकली 4 year टर्म होगा हर एक ट्रिब्यूनल मेंबर का। एंड इसके अंदर जो अपर एज है चेयरपर्सन के लिए 70 years रखी गई है और जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं उनके लिए अपर एज 67 years रखी गई है। एंड द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट इज़ 50 years। तो 50 years इज़ द मिनिमम एज। चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 70 एंड ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की इट इज़ 67 years। अलॉन्ग विद दिस चाहे हमारे पास सर्च एंड सिलेक्शन कमिटीज़ के जो मेंबर्स हैं इन सब के लिए यूनिफॉर्म पे होगी और यूनिफॉर्म रूल्स होंगे ऑल अक्रॉस द ट्रिब्यूनल्स। हर एक अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उनके रूल्स और पे सब कुछ सेम होने वाली है। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल मेंबर्स के रिमूवल का प्रोविज़न भी है।
Basically on the recommendation of the search cum selection committee, central government can remove somebody from their office as a chairperson or as a member. वेल इसे लेकर बड़ा इशू ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो 2021 में जो ऑर्डिनेंस आया था अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, द नेम ऑफ दैट ऑर्डिनेंस वाज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस ऑफ 2021. सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन किया था एंड जस्ट डेज आफ्टर दैट द लोकसभा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट. एंड इस एक्ट के थ्रू वही सेम प्रोविजंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डिनेंस के अंदर थे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन किया, उन्हीं सेम प्रोविजंस के बाद इस एक्ट को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये सब कुछ जो किया गया, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पे ऑर्डिनेंस को रिमूव किया था उस चीज़ को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया. एंड ये जो एक्ट आया है इट अबॉलिशेस 9 की ट्रिब्यूनल्स एंड जिसकी वजह से हमारे जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको लेकर एक बड़ा थ्रेट यहाँ पे आता है. गवर्नमेंट वाइड जो पावर्स मिली हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड सैलरी ऑफ द की ट्रिब्यूनल्स, तो उसे लेकर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे खतरे में आती है. एंड देयरफॉर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन करने के कुछ ही दिनों बाद इस एक्ट को पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इसे लेकर इवन पटिशंस हैज़ बीन आर्ग्यूड एंड देयरफॉर दिस एंटायर इशू इज़ इन न्यूज़. सो यहाँ से ट्रिब्यूनल्स का जो बेसिक है जो अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. किस तरह ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इसके अंदर बेसिकली आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B को ऐड किया गया था. एंड ये सारा टॉपिक जो ट्रिब्यूनल्स का है आप इसे रिवाइज करेंगे फ्रॉम योर पॉलिटी नोट्स. सो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेट स्पीच से रिलेटेड है. वेल द टॉपिक ऑफ हेट स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. We will understand what is hate speech and what are the possible reasons for it and what are the provisions in India regarding hate speech. We'll see certain challenges and इसको लेकर जो committees बनी हैं उनके व्यू पॉइंट क्या रहे हैं, इन सबको डिस्कस करते हैं. Now अगर हम hate speech की definition की बात करें, so we don't have any international legal definition for hate speech. इसे बेसिकली इस तरह कैटेगराइज किया जाता है कि व्हाट इज़ हेटफुल इज़ बेसिकली कंट्रोवर्शियल एंड डिस्प्यूटेड. एंड देयरफॉर जब भी हम हेट स्पीच टर्म यूज़ करते हैं इट इज़ बेसिकली अंडरस्टूड कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, इट कुड बी ईदर इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, बिहेवियर, स्पीच विच बेसिकली अटैक्स or it uses pejorative or discriminatory language with respect to a person or a group. And it could be against any religion, ethnicity, nationality, race, color, gender, descent or any identity factors. अगर उसको लेकर किसी तरह का controversial or disputed kind of communication हुआ है, उसे term किया जाता है as hate speech. Well, इसके causes को अगर हम समझें, reasons को अगर हम देखें, तो इट बेसिकली अकर्स टू अंडरमाइन द सोशल इक्वालिटी. इससे जो हिस्टोरिकल टाइम से जो मार्जिनलाइजेशन था या जो ऑपरेशन था उसे रीअफर्म किया जाता है. एंड जो प्रेजेंट टाइम में जो सोशल इक्वालिटी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है. एंड इसके थ्रू बेसिकली साइकोलॉजिकल हार्म और फिजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है टू द विक्टिम्स, बिकॉज इट अल्टीमेटली इंसाइट्स वायलेंस. And it provokes individual and society to commit certain action in the form of terrorism, genocide or ethnic cleansing, etc. And hate speech को basically as a tool use किया जाता है. Basically panic create किया जाता है by spreading some rumors, targeting some people. So these are the possible reasons or the causes of hate speech. Now hate speech को manage करने के लिए we have legal provisions for this as well. IPC में सेक्शन 153A, 153B, 295A, 298, 505, ये सब हमारे जो इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस हैं, these all are the legal provisions to deal with the hate speech. Along with this, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इसके अंदर जो पार्ट 7 है, इट क्लासीफाइज हेट स्पीच एज एन ऑफेंस. अगर इलेक्शन के दौरान कभी भी हेट स्पीच होती है तो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इट इज़ एन ऑफेंस.
एंड इसे डील करने के लिए भी हमारे एक्ट के अंदर देयर आर सेक्शन 8, सेक्शन 8A, 123(3), 123(3)A, 125, इन सब के अंदर हेट स्पीच को एज एन ऑफेंस डिक्लेयर किया जाता है. सो अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हेट स्पीच डिबेट में बेसिकली अगर कोई कैंडिडेट इज़ मेकिंग एनी अपील टू अ पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग द वोट, इसे हेट स्पीच के तौर पे क्लासीफाई किया जाता है. नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट हेट स्पीच. इट्स अ वेरी ट्रिकी टर्म. Just if someone is criticizing the other person, that is not a hate speech. So it's a very tricky term. It is very difficult to interpret कि वो कौन सी communication है which is going towards in the direction of hate speech or not. Like for example, कोई अगर elected government है, उसकी policy को criticize किया जा रहा है, it could be ethically wrong, but it is not necessarily to invite a penal action. तो किस तरह से hate speech को use किया जाए, it becomes a challenge. And if someone is discussing about some controversial or sensitive topic, like if somebody is talking about religion, caste, creed, तो ऐसे केस के अंदर जो इंटेंट है वो क्या है उस पर्सन की, उसे डिफाइन करना, द पर्पस जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन की गई है, दैट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन. सो देयर आर सम इनहेरेंट चैलेंजेस टू आइडेंटिफाई एंड टू डील विद द हेट स्पीचेस. एंड हेट स्पीच को लेकर कुछ कमिटीज़ भी हैं हमारे पास, लाइक वी हैव TK विश्वनाथन कमिटी, एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा दैट वी नीड सम स्ट्रिक्टर लॉज जिसके थ्रू जो ऑनलाइन हेट स्पीच है उसे कर्ब किया जा सके. एज वी सी कि साइबर स्पेस का जो यूज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है टू स्प्रेड द हेट्रेड एंड इंसाइटमेंट. सो इट बेसिकली प्रपोज्ड कि हमारा जो इंडियन पीनल कोड है वी शुड इंसर्ट सम न्यू सेक्शंस इन दैट, ताकि अगर कोई भी इंसाइटमेंट होती है एज टू कमिट एन ऑफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब, इन सब को मैनेज करने के लिए वी नीड द स्ट्रिक्टर लॉज. एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव बेस बारोआ कमिटी. इसे 2014 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बेसिकली जब नॉर्थ ईस्ट में वी सॉ सम सीरीज ऑफ रेशियल अटैक्स, एंड इसने भी यही कहा कि वी नीड सम स्ट्रिक्टर प्रोविजंस इन IPC अगेंस्ट द एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो बेसिकली हेट स्पीच की अगर हम बात करें, सो वी नीड पीपल विद विजन टू यूनाइट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सोशली, कल्चरली, एंड टू टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड. नाउ स्पेशली इंडिया जो कि एक इस आइडल में बिलीव करता है ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, which basically sees the whole world as one family, and इस spirit के साथ we should move forward. Along with this, government should also bring some criminal laws जिसके through जो hate speech है, जो hate expressions हैं, इन्हें prevent किया जा सके. So that is all for this video. हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो important topics थे उन्हें हमारी preparation के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी, and thanks for watching. I will see you in my next one. Thank you.